गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड। आगे हम डिस्कस बच्चों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का सी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। वो फर्स्ट वीडियो थी इसकी। आज हम सेकंड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूलेज लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका यूज होगा स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है, समझना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका यूज होता है। बाद में फिर ये नहीं समझ में आता आगे के टॉपिक्स, फिर आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। तो इसलिए वीडियो है वो स्टार्टिंग से देखें। कंप्लीट पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बेसिक बातें हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूं। इसलिए हर एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आप इजीली उनके बेसिक्स हैं उनको समझ सकें। आइए अब हम बात करते हैं पॉइसेलिस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है। हम जो इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब जिसमें फ्लूइड है, लिक्विड है, वो किस में है, मोशन में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पॉइसेलिस फॉर्मूले में क्या कहा गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए उसने ये कहा कि जैसे हॉरिजेंटली कोई भी वाटर ट्यूब है, जैसे पानी का आप प्रयोग करते हैं, ट्यूब का यूज करते हैं, पाइप का, प्लास्टिक पाइप है, तो वो कहता है उसके बारे में उसने फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में बताया कि कहां पर लिक्विड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, कहां पर लिक्विड का जो प्रेशर है वो कम होगा। तो उसके लिए क्या कहा कि एक हॉरिजेंटली हम एक वाटर ट्यूब लेते हैं। ये एक हॉरिजेंटली रखी हुई है वाटर ट्यूब है, क्लियर, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है ट्यूब। इसमें से हमारे पास जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। लिक्विड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है यहां पर इस ट्यूब में से, क्लियर। तो यहां पर बताया पॉइसेलिस फॉर्मूले में, पॉइसेली ने यह बताया कि जब इस हॉरिजेंटली ट्यूब में से लिक्विड का फ्लो होता है तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट होता है। उसने बताया कि जो वाटर ट्यूब होती है उसमें से जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर का जो प्रेशर है वो इस ट्यूब के एक्सिस पॉइंट पर, मतलब जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है उस पर प्रेशर है वो ज्यादा होता है। और जैसे वॉल की तरफ हम मूव करते हैं इस साइड या अपर साइड, तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। मतलब इस पॉइंट पर, यहां पर ए पॉइंट पर लिक्विड का जो यहां पर जो ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और इससे हम वॉल की तरफ जैसे मूव करेंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ये मैंने प्रेशर से रिलेटेड है वो यहां पर ये कर्व बनाई है, क्लियर। पॉइसेली ने भी इसी के बारे में बताया कि प्रेशर कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि ट्यूब को आप, वाटर है, ट्यूब है, तो उसको आप हॉरिजेंटली रखिए। आप उंगली के प्रेशर से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल दीवार के साथ यानी नजदीक वॉल के साथ आप लगाएंगे पाइप की, तो वहां पर आपको कम प्रेशर महसूस होगा। और बिल्कुल आप सेंटर पर जाएंगे तो आपकी फिंगर है वो ज्यादा प्रेशर है वो महसूस करेगी। तो यही बात यहां पर बताई गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल जो एक्सिस है इसके अलोंग प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल की तरफ हम जैसे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर। तो यहां पर पॉइसेली ने स्टडी किया और उसने क्या कहा कि यहां पर मैं लिख देता हूं, आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रो ए horizontal through a horizontal capillary tube। तो बच्चों इससे पहले की जो चैप्टर था बी चैप्टर, उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था, एशेंट और डिसेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था
कैपिलरी ट्यूब वो होती है जो कि यूनिफॉर्म शेप की होती है और उसमें आर पार होल होता है, ठीक है, तो वो कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब एंड कंक्लूडेड दैट, किसने कंक्लूड किया? पोएसेलिफोल ने कंक्लूड किया, कंक्लूड दैट द वॉल्यूम V of the liquid flowing per second through a capillary tube वेरीज, यानी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, फ्लो ऑफ लिक्विड यानी जो लिक्विड का फ्लो, वॉल्यूम है लिक्विड का अमाउंट, फ्लो पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में जो पर सेकेंड जो फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो उसने बताया नंबर 1 पे कि जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड, क्या कहता है? डायरेक्टली एज द प्रेशर डिफरेंस P across the two ends of the tube, यानी ये जो वॉल्यूम है लिक्विड का, वॉल्यूम पर सेकेंड, लिक्विड के फ्लो ऑफ वॉल्यूम है पर सेकेंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली एज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए ट्यूब। ट्यूब के दो एंड हैं, जैसे ये ट्यूब है तो इसका एक एंड ये, एक एंड ये, इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वॉल्यूम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। ये V क्या है? केवल वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम फ्लो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम पर सेकेंड का है। सेकेंड बात पॉइंट पे बात आती है, कहता है डायरेक्टली, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस R ऑफ द ट्यूब। आपको पता है अगर उसकी रेडियस है, अगर ट्यूब की रेडियस ज्यादा है तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो है, वॉल्यूम लिक्विड का पर सेकंड, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 के, और यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। रेडियस जितनी ज्यादा होगी ट्यूब की तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड जो है, फ्लो है, वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया गया इनवर्सली, अभी तक डायरेक्टली थे, इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जैसे इस चीज को आप देख सकते हैं, अगर कोई खेती करता है तो आपने देखा होगा कुआं है जहां पर ट्यूबवेल, वहां से अगर हम बहुत ज्यादा लंबे पाइप लेकर जाते हैं खेतों में दूर, तो वहां पर लिक्विड का प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम आता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड फ्लो है वो क्या होता है? कम होता है। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो अभी इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड
इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो पॉइसेली है इसने इसको स्टडी किया और यहां पर ये पॉइंट्स हैं वो निकल कर आए। एक तो मैंने आपको बताया प्रेशर इसके सेंटर एक्सिस पर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से इसका फॉर्मूला निकल कर आया कि वॉल्यूम है पर सेकेंड, वो उसका फॉर्मूला निकल कर आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेडियस की पावर 4 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब बच्चों हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो V दैट इज इक्वल टू π/8, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आता है, P की R की पावर 4 L लेंथ एंड ईटा। दिस इज द पॉइसेली फॉर्मूला। ये क्या है, पॉइसेली फॉर्मूला है और स्टडी करके निकल के आया ये सामने, किससे, कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, जो कि हॉरिजेंटली रखी हुई है, तो वहां पर ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये पॉइसेली की स्टडी से ये फॉर्मूला है वो निकल कर आया है। ये P प्रेशर दोनों एंड पॉइंट्स पर, R रेडियस ऑफ द ट्यूब, L लेंथ ऑफ द ट्यूब और ईटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी ट्यूब में से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। π/8 है वो क्या है, कांस्टेंट है। बच्चों इस फार्मूले को ध्यान रखना है, इन फार्मूलों का यूज भी होगा। क्लियर। आइए बच्चों अब हम एक और इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइसेली फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। क्या है, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी यही बातें कही गई, किसके बारे में, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में। और उसमें से अगर कोई भी बॉडी है, सॉलिड बॉडी मूव करती है तो क्या होता है। तो ध्यान से सुनना है, नोट्स आप बना सकते हैं, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, धीरे धीरे बोलूंगा बिल्कुल। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जैसे कोई भी लिक्विड है, क्या है, कोई भी लिक्विड है और वो रेस्ट पर है, किसमें है, रेस्ट पर। तो स्टोक्स लॉ ने कहा कि जब वो लिक्विड रेस्ट पर है तो उसमें जब हम कोई भी स्फेरिकल बॉडी, क्या कहा, कोई भी स्फेरिकल बॉडी फ्लो करती है, किसमें से, लिक्विड में से। कैसे लिक्विड में से, जो कि रेस्ट पर है। तो कहता है जब वो स्फेरिकल बॉडी उस लिक्विड में से मूव करेगी तो जो लिक्विड की लेयर्स हैं वो मोशन में आएंगी। कौन सी, केवल जो स्फेरिकल बॉडी के साथ टच में है, जो स्फेरिकल बॉडी के साथ किसमें है, टच में है। समझना इस बात को कि लिक्विड है वो रेस्ट पर है, जैसे यहां पर ये लिक्विड है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी हमने यहां पर डाली, नीचे जाएगी, मोशन में जाएगी। तो कहता है कि जो लेयर उस स्फेरिकल बॉडी के कांटेक्ट में है तो वो लेयर है लिक्विड की, क्या करेगी, मोशन में मोशन करेंगी। लेकिन जो अदर लेयर्स बच गई जो उसकी टचिंग में नहीं है वो रेस्ट पर ही रहेंगी। किस पर रहेंगी, रेस्ट पर रहेंगी। केवल जो स्फेरिकल बॉडी के टच में आई है लेयर्स वही मोशन में रहेंगी। तो जैसे बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसके टचिंग की लेयर है वो भी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी, साइड की रेस्ट पर रहेगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो उसी प्रकार बेटा कहता है कि जो स्फेरिकल सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगता है, मतलब उसके मोशन का अपोज होता है। उसके मोशन का क्या होता है, अपोज होता है, यानी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है। बैकवर्ड मीन पीछे, ड्रैगिंग मतलब खींचने वाला, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो है उसके ऊपर काम करता है। और उसकी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल से फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कोई भी लिक्विड है, रेस्ट पर है, तो कोई भी स्फेरिकल बॉडी मोशन में डालेंगे उसमें, तो स्फेरिकल बॉडी के कांटेक्ट की जो लेयर है वो मोशन में आ जाएंगी, अदर लेयर है वो मोशन में नहीं आएंगी।
जब वो स्फेरिकल बॉडी मूव करेगी तो उसके ऊपर लिक्विड के द्वारा बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, यानी पीछे की तरफ मोशन जैसे नीचे जा रही है तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं इसको। ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बताया गया। क्लियर? और वो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ेगा। ये ड्रैगिंग फोर्स है वो किसकी वजह से आता है? डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड। जैसे विस्कोसिटी में आपको बताया था आइडियल लिक्विड नहीं होते हैं सभी, तो जो डिफरेंट लेयर्स होती है तो डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, तो इसकी वजह से बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो है वो लगेगा, जो कि स्फेरिकल बॉडी के मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। क्लियर? तो स्टोक्स लॉ ने उससे रिलेटेड ये बताया और एक फॉर्मूला दिया। उसने क्या कहा कि यहां पर मैं लिख देता हूं, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स F acting on a small spherical body of radius r moving through a medium of coefficient of viscosity eta with velocity v is given by, यानी स्टोक्स लॉ ने ये स्टडी किया और उसके बाद कहा कि जैसे बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा तो F वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या आएगा? तो दैट फोर्स F ड्रैगिंग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यानी ये जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कितना होगा? इसके बराबर होगा। ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला दिया गया। 6 पाई कांस्टेंट है, एटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो लिक्विड है उसमें, आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जो स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर मूव कर रही है तो उसकी रेडियस है, और वी उसकी क्या है? वेलोसिटी। दिस इज नॉट वॉल्यूम, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी है इंक्रीज होगी तो ये ड्रैगिंग फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेडियस ज्यादा होगी तो ड्रैगिंग फोर्स भी ज्यादा होगा। कोफिशिएंट विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ये फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये स्टोक्स लॉ ने इसके बारे में बताया कि लिक्विड रेस्ट पर है, वो उसके अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी मूव करेगी तो उसके ऊपर बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा और वो फोर्स इतना होगा। ये स्टोक्स लॉ ने बताया। तो बच्चों ये फॉर्मूला है। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें इसका यूज होगा जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर यूज होंगे, इसलिए इनको बताना बहुत जरूरी था। आइए बच्चों अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम के व्यू से भी, वैसे भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इससे रिलेटेड हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो जैसे बच्चों डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहां पर एक लिक्विड लेते हैं, एक लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है, उसको छोड़ते हैं। वो स्फेरिकल बॉडी है क्या है? मोशन में। तो जैसे हमारे पास ये कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, क्लियर, इसके ऊपर हमारे पास अलग अलग फोर्सेस लगेंगे और इसके को हमने छोड़ा है किसके अंदर? एक लिक्विड के अंदर। किसके अंदर छोड़ा है? लिक्विड के अंदर छोड़ा है। तो ये एक वेलोसिटी से मूव करेगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर।
ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ये एक लिक्विड है, क्लियर, जिसकी डेंसिटी है वो हम सिग्मा लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेट, डेफिनेशन समझाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसकी क्या है, डेंसिटी। आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। जो हमने स्फेरिकल बॉडी ली है, आर उसकी रेडियस है। और बच्चों सिग्मा जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यानी जो ये लिक्विड है इसकी क्या है, डेंसिटी। ये जो हमने लिक्विड लिया है सिग्मा है, ये इसकी डेंसिटी है। यानी मीडियम जो भी हम लेते हैं उसकी क्या है, डेंसिटी है सिग्मा। क्लियर। तो क्या देखना है हमने कि हमने ये एक लिक्विड लिया जिसके अंदर हमने एक से स्फेरिकल बॉडी को छोड़ा। जैसे यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, हमने ऊपर से एक स्फेरिकल बॉडी को छोड़ा, तो ये स्फेरिकल बॉडी है वो कहां जाएगी, नीचे जाएगी। क्लियर। तो उसके ऊपर बच्चों डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। स्टोक्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ द बॉडी, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके ऊपर, इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा और एक वेलोसिटी से बॉडी है वो कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्लियर। तो अब आपको पता है इस बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड वेट लगेगा। डाउनवर्ड क्या लगेगा, वेट। ध्यान से सुनना है, W। ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। जो एक्चुअल वेट है बॉडी का वो लगेगा डाउनवर्ड। आपको पता है वेट ऑफ द बॉडी हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्लियर। इसके बाद जो ये बॉडी है इसके ऊपर अपवर्ड 2 फोर्सेस लगेंगे बच्चों। कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्सेस लगेंगे, अपवर्ड लगेंगे इस बॉडी के ऊपर। कौन कौन से, एक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब थ्रस्ट फोर्स लगता है या नहीं लगता है, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। एफ टी से डिनोट करेंगे इसको। किससे, एफ टी से, थ्रस्ट फोर्स है। एक अभी स्टोक्स लॉ में हमने पढ़ा विस्कस ड्रैग फोर्स, जो अपोजिट करेगा, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, नीचे। तो स्टोक्स लॉ में अभी मैंने आपको बताया था, वो कहता है कि बॉडी जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसके ऊपर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो अभी स्टोक्स लॉ में मैंने आपको बताया। तो 3 फोर्सेस हैं इसके ऊपर। एक तो वेट भी एक प्रकार से फोर्स है जो कि डाउनवर्ड लगेगा। थ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ लगेगा। और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स जो है बैकवर्ड, वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, नीचे। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ, अपोज करेगा उसका। क्लियर हो गया। तो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब हम इसको छोड़ेंगे एक वेलोसिटी से ये क्या करेगा, मूव करेगा। स्टार्टिंग में स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी और कांस्टेंट फ्लो करेगा। क्योंकि वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीज होगा वेलोसिटी के अंदर। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये मैक्सिमम वेलोसिटी है एक्वायर कर लेगा और उसके बाद उस वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में मिनिमम है वो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी, मैक्सिमम। तो डेफिनेशन यही है, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम। किसके अंदर, विस्कस मीडियम के अंदर जो है वो हम डालेंगे इसको, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा और कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर। तो यहां पर यहां पर लिखा हमने कि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, या यहां पर आपके पास मीडियम की डेंसिटी है, इसके बारे में।
अब हम मैथमेटिकली बात करते हैं, इन तीनों फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ट्रू वेट की। ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी है इसका ट्रू वेट। बच्चों आपको बता देता हूं, ध्यान रखना है, मैं हम अब आगे इसी का यूज करेंगे। जो बच्चों वेट होता है, क्या होता है, वेट या मास, वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, डेंसिटी से। डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों मास जो है वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये हम बार बार इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जो वेट होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसको समझना है आपने। वेट है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास किस प्रकार निकालेंगे, मास होगा बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले का, इस कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। तो ध्यान देना है इस चीज के ऊपर कि ये कैसे आया है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास वेट ऑफ द बॉडी है, तो वेट है वो किसके बराबर होगा बच्चों, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर। अब बच्चों मास जो है, ट्रू वेट निकालने के लिए मास है वो किसके बराबर होगा बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्लियर। तो बच्चों इसकी डेंसिटी है, इस बॉडी की डेंसिटी है वो क्या ली है, रो, ये डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। वॉल्यूम किसके बराबर होगा बच्चों इसका, 4/3 पाई आर की क्यूब। आर क्या है इसकी, रेडियस, इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तो इसका क्या ट्रू वेट है वो किसके बराबर आ गया, 4/3 पाई आर की क्यूब रो जी। ये ट्रू वेट आ गया, डब्लो इस बॉडी का। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, थ्रस्ट फोर्स। जो थ्रस्ट फोर्स है वो किसके अकॉर्डिंग है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि इससे पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। जो कि अब थ्रस्ट फोर्स लगता है कोई भी बॉडी जब लिक्विड के अंदर होती है, थ्रस्ट फोर्स है। क्लियर। तो ये आपके पास एफ टी, टी क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, बियोन्सी जिसको हम बोलते हैं। ये किसके बराबर होगा बच्चों, आप थ्रस्ट फोर्स है वॉल्यूम ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड। क्यों, क्योंकि जैसे ये सॉलिड बॉडी, स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी तो ये अपने ही वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी। तो उसी की वजह से क्या आता है, थ्रस्ट फोर्स आता है। तो वॉल्यूम ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस मतलब जो हटाया है वो, मल्टीप्लाई बाय, यहां पर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ टी थ्रस्ट फोर्स बियॉन्ड फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना ही, जितनी बॉडी स्फेरिकल बॉडी है उसी के वॉल्यूम के बराबर, इनटू डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी किसके बराबर है, सिग्मा, और इनटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। ये क्या आ गया, थ्रस्ट फोर्स। अब हम एफ वी की बात करते हैं। ये वी क्या है, विस्कस, आप लिख लेना इसको, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था। किसके अकॉर्डिंग आया था, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि 6 पाई ईटा आर वी के बराबर है। यहां पर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ बताया था आपको। क्लियर। वी आर क्या है, रेडियस इसकी, वी क्या है आपके पास, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। क्लियर। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आता है बेटा, वहन बॉडी अटेन्स
टर्मिनल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। जब आपके पास ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगी तो उस दौरान क्या होगा बच्चों कि वेट बराबर होगा आप थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस ड्रैगिंग फोर्स के बराबर। क्लियर? क्योंकि वेट कहां काम कर रहा है? डाउनवर्ड, यानी नेट फोर्स हम निकालेंगे यहां पर, तो क्या होगा? W माइनस एफ टी माइनस एफ वी दैट इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम जब एक्वायर कर लेगा तब, तो हम इसको बराबर में उधर लेके गए हैं तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो वेट W वेट है वो किसके बराबर आया था? ये लिख रखा 4/3 पाई आर की क्यूब रो जी। एफ टी किसके बराबर है? ये रहा 4/3 पाई आर की क्यूब सिग्मा जी प्लस एफ वी ये रहा 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। क्लियर? ये आपको सब समझा दिया, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको इधर लेके जाते हैं हम, इस टर्म को 4/3 पाई आर की क्यूब सिग्मा रो जी माइनस 4/3 पाई आर की क्यूब सिग्मा जी दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर? अब यहां से आप देख रहे हैं हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4/3 पाई आर की क्यूब और जी कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई आर की क्यूब जी कॉमन, अंदर रो माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर? तो यहां पर 4/3 पाई आर की क्यूब जी। अब यहां से देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? और 4 से ये 2 के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमने v का निकालना है, ये v वेलोसिटी। तो ये टर्म कहां चली जाएगी? इसके डिवाइड में। तो v दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। एक टर्म और बढ़ा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में, 6 पाई ईटा आर। क्लियर? एक आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल, आर स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। यहां पर 4/3/6 है ना, तो यहां पर क्या बच जाएगा? ऊपर 2 और नीचे क्या बच जाएगा? 9, क्योंकि 3 भी नीचे आएगा। तो यहां पर इसको हम सोल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर, ऊपर बचेगा 2r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, जी इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय यहां पर 9 ईटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आया है टर्मिनल वेलोसिटी का, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इनकी डेंसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये ज्यादा है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन बातों को फॉर्मूले में ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या और टर्म्स हैं वो बन जाती हैं। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टॉर्शली फॉर्मूला जो है, स्टोक्स लॉ है और टर्मिनल वेलोसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।